हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो देखिए, लगी रहिए इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, इसका चैप्टर नंबर पहला ही पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को आज खत्म करने वाले। ठीक है, तो देखिए जुड़े रहिए अंत तक और अपना सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। देखिए इससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत देखो, मैंने वैसे इससे पहले भी पढ़ाया था जो रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स। मैंने बताया था वो दो तरह के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो उनमें से परिमेय संख्याओं को यूज हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। तो देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। वैसे तो मैं इनको बता चुका हूँ एक बार पहले भी, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फिर से। इरेशनल नंबर्स, देखो ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो मैंने कहा था कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और मैंने कहा था जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात आती है जहां पर P इस इनके लिए कहना परिमेय संख्या होगी। P और Q दोनों के दोनों ही अब पूर्णांक नहीं होने चाहिए, दोनों या फिर कोई एक पूर्णांक नहीं होने चाहिए। पूर्णांक नहीं होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तो है ना। अब तीनों में से एक ही कह सकते, चलो अगर Q इक्वल 0 होना चाहिए, अगर ऐसा है तो भी ठीक है, नहीं है ऐसा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है परिमेय संख्याओं के लिए होता है। तो देखिए बे संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हम कहा √2/5। तो देखो √2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है? नहीं है पूर्णांक संख्या। चलो पूर्णांक संख्या नहीं है, सही बात है। Q इज नॉट इक्वल 0, वो ठीक है चलो। लेकिन √2 का पूर्णांक नहीं है, √2 ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि P बटे Q के रूप में लिखने के लिए P और Q दोनों को ही पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। और देखो जैसे मैं कहूँ √43, तो देखो √43 को तो ऐसे लिख सकते हैं √43/1। तो 43 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये 43 मतलब इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में अगर वर्गमूल निकालेंगे इसका तो ठीक है। तो ये भी P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जो √43 है ये भी एक पूर्णांक नहीं है। और मैंने कहा था
कि अगर कोई भी संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा रही है तो उसमें p और q दोनों के दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और और जो संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो कहते हैं परिमेय संख्या, और जो नहीं लिखी जा रही है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए यही थी बस अपरिमेय संख्या के बारे में, और कोई बताने को है नहीं किसी को खास। देख लो अच्छे से। देखो एक बात मैं बताना चाहते हैं, वास्तविक संख्याओं को फिर चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, यानी वास्तविक संख्याएं जो चाहे परिमेय हो या फिर अपरिमेय, दोनों को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, उससे एक ना एक कोई ना कोई बिंदु जो है उस संख्या रेखा पर ऐसा हो सकता है जो कि उस संख्या को दर्शाएगा। जैसे मैं कहूँ, देखो मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, ये 5, 6, 7, 8, ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, -5 है, -6 है और -7 है, ऐसे ही -8 है। ये संख्या दे रखी है वो संख्या रहेगा। ठीक है, अब मैंने कहा चाहे इस पर परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय हो या फिर दोनों हो, कुछ भी हो, दोनों संख्याओं को एक अद्वितीय बिंदु द्वारा, अद्वितीय मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस का यहाँ है तो -2 भी यहीं पर हो, ऐसा नहीं है। अद्वितीय मतलब अकेला ऐसा ही बिंदु होगा जो उस संख्या को दर्शाएगा, उस संख्या को दूसरी जगह पर नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कि संख्या 5/3 को बताओ, तो 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो ये कहाँ होगी, तो 5/3, इसका मतलब क्या है, 3 एकम 3, यानी 3 दूनी 6, तो 2 से कुछ कम है और 1 से ज्यादा है, 2 से कुछ कम है, लगभग यहाँ पर मान लो यहाँ पर होगी 5/3। ऐसे मैंने ऐसे बताया कि एग्जैक्ट नहीं है, यहीं पर होगी। तो ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, या फिर क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं से अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है,
तो ये तो होगा हमारा पहला, यानी कह रहा था ना कि कारण के उत्तर दिए तो हमने कारण इसका बता दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला दूसरा वाला कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ठीक है, और जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, ये रखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है कि संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के रूप का होता है, जहां पर m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखो संख्या रेखा कैसी रहती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे इधर को -1 है, -2 है, -3 है, या -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, ऐसे -8 है, यानी इस तरह से संख्या रेखा हमारी होती है। ठीक है, देखो इनके बीच में कुछ और भी होती है, जैसे √2, √3, √4, √5, ऐसे ये भी संख्या आती रहती है। तो ये कहना है कि प्रत्येक जो बिंदु है सभी के सभी बिंदु √m के रूप के हैं। तो m की वैल्यू अगर हम मान लें 1, तो ये जो होगी वो होगी √1 बराबर 1 होता है ना। तो √m देखा ना, तो √m की वैल्यू हमें 1 ले ली, तो 1 की वैल्यू 1 होगी। और ठीक है, ये बात तो सही है m के लिए। फिर हमने ले ली 2, तो √2 मतलब यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, फिर √3 भी होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लो। फिर √4 मतलब यहाँ पर ये 2 जो दे रखा है यहाँ पर ये √4 होगा। ये ऐसे मान लो इधर को तो सारी संख्या मिलती जाएंगी आपको, लेकिन इधर की संख्याएं जो माइनस की जो दे रखी नेगेटिव नंबर, वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो m है ये क्या उसने कहा, क्या कहा है कि ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या जो है नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। और जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये वाली संख्या हमारी कभी भी नहीं आ पाएंगी बाहर। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लियर है ना। असत्य क्या है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं ये कभी भी इस रूप के नहीं हो सकते, क्योंकि m प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सिर्फ इधर की संख्या आएंगी, इधर की कोई भी नहीं आएगी, ना ही 0 आएगी। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर असत्य रख देते हैं, उत्तर असत्य असत्य है, क्योंकि √m 0 नहीं हो सकता। या नेगेटिव नंबर से लिख सकते हैं कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जो कुछ लिखना है मतलब एक में ये तो नहीं लिख सकते, ये सब कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपको ऐसे लिखना है कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर ये लिख देना कि ये जो √m है वो 0 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है इसका। तीसरा कह रहा है देखो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि जो वास्तविक संख्या जो होती हैं, जो वास्तविक संख्या होती हैं, वैसे तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो उस पहले वाले का उल्टा दे रखा है। पहले कह रहे थे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या है। ऐसा उदाहरण हमको देना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल वर्गमूल एक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो देखते हैं ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो वर्गमूल देखो, वर्गमूल तो स्क्वायर रूट ये होता है वर्गमूल। तो ये कहा सभी धनात्मक धनात्मक मतलब 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, सही, 4 भी आता है, 5 भी आता है, और भी आते हैं, सही, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे और भी आते हैं। मतलब तो ये मतलब 0 से सभी जो अनंत की तरफ, पॉजिटिव अनंत की तरफ यानी प्लस के अनंत की तरफ की जो सारी संख्या होती हैं 0 के बाद की, वो सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर, एक पूरी की पूरी संख्या। तो ये कह रहे हैं कि इनके जो वर्गमूल हैं वो क्या है? अपरिमेय है। तो देखो इसका क्या है? 1 है। इसका क्या है? इसका √2 रहेगा। इसका क्या है? इसका भी ये √2 रहेगा। इसका क्या है? ये 2 हो जाएगा। इसका ये √5 ही रहने वाला है। ऐसे ये √6 ही रहेगा, ये √7 ही रहेगा, ये 2√2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे ये √10 ही रहेगा। तो ये कह रहा है सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, क्योंकि देखो इसका ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है, और ये परिमेय है। तो ये बात सही नहीं है, मतलब नहीं। तो ये कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखो अब इनमें से जो मैंने अभी लिखी है, चाहे इनमें से लिख दो या फिर कहीं और से लिख दो, उनमें से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो उसमें, ये चाहे या फिर ये लिख दो या फिर ये लिख दो। तो यहाँ लिखोगे, इसका आंसर में लिखोगे, उत्तर में जो भी आंसर लिखोगे इसका, उसमें नहीं और उसका ऐसे यानी उसका वर्गमूल लिख दो कि √4 का वर्गमूल जो 2 है, या फिर √1 का वर्गमूल 1 है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर √9 का वर्गमूल 3 है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको, ठीक है। देख लो फिर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर
दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये आपको दिखाना है कि √5 को एक नंबर लाइन पर कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये होती है नंबर लाइन, एक संख्या रेखा। जैसे मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे यहाँ 4 है, ऐसे ये होती है नंबर लाइन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं √5 को किस प्रकार दर्शाओगे। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, एक इकाई मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसी एक इकाई का एक इधर लाइन खींचते हैं। ये भी कितना है, एक इकाई का ही है। तो जब ये एक इकाई है और ये भी एक इकाई है, तो जब इसका ये परिमाण निकलेगा, यानी कि इसको अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। पाइथा या पाइथागोरस प्रमेय से, देखो, या फिर इसका चलो मैं वो लिखूं उपपत्ति में, चलो ऐसे इससे ही लगा देते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, एक ऐसा लगभग ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इसका जो कर्ण है उसकी वैल्यू निकालें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा 1 + 1 यानी कि 2। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी? √2। ठीक है, तो ये आ गया √2। तो इसका मतलब है ये परिमाण जो होगा, इतने इसका परिमाण जो होगा वो √2 होगा। तो ये लगभग ऐसे कहीं आकर मिलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, √2 है। ऐसे ही हम इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट इकाई का एक ऐसे ही वो खींचते हैं लाइन, और अगर इसका इसको मतलब इसका वो निकालते हैं हम परिमाण, तो ये कितना होगा? देखो अभी जब हमने निकाला था ये कितना आया था? √2 आया था। अब ऐसे इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा? देखो अब इसमें ये तो हो गई पहली के लिए, दूसरी के लिए देखो, वही कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमें। आधार का स्क्वायर कितना है? 2 √2 इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये भी एक ही है। ठीक है, तो देखो ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया? 3। तो कर्ण का स्क्वायर 3 हो गया, तो कर्ण कितना आ जाएगा? √3। ठीक है, तो ये जो आएगा इसका जो परिमाण आएगा ये कितना आएगा? √3। ठीक है, तो ये जो होगा इससे थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, यानी √3 होगा या √2 से थोड़ा सा आगे कहीं जाकर मिलेगा। ऐसे ही अगली कंडीशन में देखते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। इसके एक और लंबवत हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये सभी लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो इसका जो परिमाण मिलने वाला है ये वाला हमें, ये क्या मिलेगा? देखो ये इसके परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत उधर उधर ये ऐसे। ठीक है, तो देखो ये भी एक ही है, एक यूनिट का ही है, और ये √3 है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? वही कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो होगा आधार का स्क्वायर क्या है? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या करोगे? देखो स्क्वायर करने से अंडर है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो √ से स्क्वायर से √ हट जाता है। क्या हो जाता है? √ हट जाता है, तो केवल 3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 4 हो गया। यानी कर्ण का स्क्वायर कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ से कर्ण कितना आएगा? 2, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है, देखो कैसा है ये, यहाँ से करेंगे √4, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो अगली बार में जब इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 2। तो ये है, ये वाली जो है ये 2 है, तो 2 कहाँ मिलेगी? यहाँ पर आके। तो ऐसे ही जब इसको मिलाएंगे हम, तो ये लगभग ऐसे
2 पर मिलेगी। इसके बाद अगले वाले पे जाएंगे, जब इससे अगले पे कहीं मान लो ऐसे और इससे आगे चल रहे इसके परपेंडिकुलर, तो देखो ये जो हो गई ये वाला मतलब परिमाण जो होगा ये कितना होगा, देखो ऐसे ही। तो चौथे के लिए निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कर्ण का स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो कर्ण कितना आ जाएगा √5। तो ये कितना आ गया √5 आ जाएगा ये। और हमें क्या चाहिए था, √5 ही चाहिए था हमको भी। तो ये जो आया ये कहां पर मिलेगा जाके, इससे 2 से थोड़ा आगे मिलेगा। तो ये लगभग ऐसे, मतलब ये थोड़ा मेरा डायग्राम जो थोड़ा वो बन गया है, आप इसे स्किल से बनाओगे तो ये अच्छा सा बनेगा एकदम। तो ये जो है √5 जो है 2 से थोड़ा आगे जाकर कहीं मिल जाएगा ऐसे। तो √5 को हम संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं, इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। निरूपित होना आपको संख्या रेखा पर इसको खींच के बनाना, मतलब बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ आया ना आपको, क्लियर है? देखो अच्छे से, देखो फिर चलते क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा थोड़ा लेंथ दिए, लेकिन वो भी सेम टू सेम इसी के आधार पर है, बिल्कुल यही करना है आपको बस। पाइथागोरस प्रमेय उसमें भी लगानी है और यही पूरा प्रोसेस रहने वाला उसका भी। बट थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ दे रखा है पहले से ही ऑलरेडी, उसको आपको आगे बढ़ाना है बस, ये कह रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, यानी आपकी ये कक्षा है उसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है आपको एक। उसमें कह रहा है वर्गमूल सर्कल की एक रचना है, जो मैंने अभी बताई थी। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए। ठीक है, ये काम करना, इसको ना सिर्फ डायग्राम बना देगा इसका। इस क्वेश्चन को आप खुद से लिख लेना, या फिर मैं आपके सामने पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, तो डायग्राम बना दे, उसके बाद पढ़ के सुनाएंगे आपके साथ साथ, ताकि आपको समझ में आए। ये है O पॉइंट और ये है P पॉइंट, ये P1 है, और ये हमें बंदे रखा है। इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींच ली है, ये भी बंदी है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी निकाला था हमने, ये √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ऐसे ही जब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे तो ये √4 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ √3 तक ही दे रखा है, तो इतना दे रखा है हमें। ठीक है, पहले इतना ही कर लेते हैं, उसके बाद में आगे समझ रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते एक बार। ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है और ये P3 पॉइंट है। ठीक है, ये हमें डायग्राम दे रखा है। ये कह रहा है कि कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, यानी आप कागज ले लेना बड़ा सा, और कह रहा है उस पर और नीचे दी गई विधि, यानी ये विधि जो रखी है आपको एक नीचे, इसके बारे में बताया गया है, उसके मतलब वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट की सर्पिल देखिए, उस विधि के बारे में आपको एक रचना करनी है, रचना कीजिए। ठीक है, कह रहा है सबसे पहले एक बिंदु O ले लीजिए। तो देखो सबसे पहले हमने एक बिंदु ले लिया O, कौन सा बिंदु ले लिया, एक O बिंदु ले लिया हमने यहाँ पर, सबसे पहले O बिंदु। फिर कह रहे हैं और एकक लंबाई मतलब एक इकाई लंबाई, एकक का मतलब होता है 1 यूनिट, यानी यूनिट लेंथ की। एकक लंबाई मतलब एक इकाई लंबाई की एक रेखा खींचनी है, एक रेखा खंड ओपी खींच लीजिए, ओपी या फिर OP1 है ना। हाँ, तो इसमें तो ओपी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर OP1 खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ओपी खींचिए, और कह रहे हैं एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2, उस पर ही P1 P2 जो OP1 है, OP है, उस पर एक P1 P2 लंब खींचिए, लंब खींचिए। फिर कह रहे हैं देखिए आकृति बनानी, यानी ये आकृति हमको दे रखी है। उसके बाद कह रहे हैं अब जो है OP2 जो बना है हमारा OP2, उस पर एक लंब और खींचना है आपको P3 P2, ऐसे ही। और फिर OP3 जो है उस पर लंब एक P3 P4 खींचना है आपको, P3 P4, ऐसे आगे आपको यही क्रियाकलाप बढ़ाते रहना है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचिए आप, और उन्हें मिलाकर √2, √3, √4 ऐसे ही दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल वृत्त प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये हमें
यही मतलब यही विधि हमको दर्शानी है बार बार। तो वही देखो पाइथागोरस प्रमेय से फिर से वही, इसमें वही यूज होना है पहले वाला ही। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसको क्वेश्चन को एक बार अपने खुद से पढ़ लेना या फिर अपनी जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखो जब ये अंडर रूट 3 है यहाँ पर करना है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो ये हमें कांड निकालना है, ये कांड होता है ये वाला। ये निकालने के लिए उनका एक करेंगे, तो देखो कांड स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे 3 आएगा, तो ये आएगा 4। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, तो के की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 4। ठीक है, लेकिन इसे 4 ही रहने देते हैं अंडर रूट 4, क्योंकि उसमें हमें जो क्वेश्चन है उसमें यही दे रखा है कि इनको अंडर रूट के रूप में निकालना है आपको। तो ऐसे ही आ जाएगा अंडर रूट 4। ऐसे ही निकालते रहेंगे, यही प्रोसेस बार बार, फिर अब 4 से आगे निकालेंगे, ऐसे फिर निकालेंगे। तो कौन स्क्वायर बराबर इसमें हो जाएगा लंब 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये 4 हो जाएगा 5, तो के स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगी। ऐसे ही फिर 6 आएगी, अंडर रूट प्लस 7 आएगी, ऐसे याद रहेगी बार बार। तो यहाँ से जब इसके परपेंडिकुलर डालेंगे हम और यहाँ से इसे निकालेंगे ऐसे ही, फिर से ऐसे ही करते रहेंगे, बार 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 चलते रहेंगे, बाद में यहाँ कहीं आएगी मान लो ऐसे, फिर इसके परपेंडिकुलर, फिर ऐसे ऐसे, ये बन है सब। ठीक है, ये तो P3, ये हो गया P4, ये P5, ये P6, ये P7, ये इसे मान लेते Pn-2, फिर ये हो जाएगा Pn-1। ठीक है, एक बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये था रूट 4, तो ये हो जाएगा रूट 5, ये रूट 6, ये रूट 7, ऐसे ये रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में अंडर रूट n-2, और ये जाएगा रूट में अंडर रूट n-1। ठीक है, ये आगे वाला ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट n-1। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से ही आप इसे जब चलाते रहोगे तो ये सब बनता रहेगा, और यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको आप ज्ञात, मतलब इससे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ऐसे ही अंडर रूट में ही संख्या आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ये कह रहे हैं n-1 तक करते रहो। तो देखो ऐसे करना आप, उसमें यही था, देख लो, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और अगर वीडियो से मतलब डाउट क्लियर नहीं होता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये डाउट है, और कमेंट में ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।